Go. Dear student, very good morning all of you. As previous class we have seen about the introduction of the rise of nationalism in Europe, and under this chapter only we have discussing the French Revolution and the idea of the nation. अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही जो है फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमें देखने को मिलता है पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का। कब? तो 1789 में। अब इसके में हम देखते हैं कि नेशंस में ये जो नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमने पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो डेवलप होती है लोगों के बीच में। अब ये कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए और जो डेवलप होती है कुछ लोगों के बीच में, इसके लिए क्या मेजर स्टेप्स उठाए जाते हैं और जैसे कि लोगों में ये कलेक्टिव सेंस और ज्यादा डेवलप हो सके तो जो वेरियस स्टेप लिए जाते हैं उसमें हम देखते हैं द आइडियाज ऑफ ला पैट्रियाज एंड द ला सिटियंस एंड व्हाट दिस टर्म इज। ये टर्म्स है क्या? ये ला सिटियन एंड ला पैट्रियाज। ला पैट्रिया जैसे कि हम बोलते हैं कि भारत हमारी मदरलैंड है, यानी कि भारत हमारी माता, उसी तरीके से फ्रेंच जो है, फ्रांसिस जो है, वो लोग ला पैट्रियाज यानी कि पैट्रिक, अपने देश की धरती को पैट्रिक लैंड बताते हैं और वो उस पैट्रिक भूमि की बात करते हैं और वहां के सिटीजन यानी कि हम सब इस धरती के सिटीजन है, ला सिटियंस। तो ऐसी फीलिंग्स लोगों में डेवलप करना कि उसको अपने पितृभूमि और वहां के सिटीजन होने का एहसास हो। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग, न्यू फ्रेंच फ्लैग, और उन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया कि अब ये हमारी पहचान होगी। जैसे हमारे देश की अगर हम बात करते हैं झंडे की तो तिरंगा, तो ट्राई कलर्स तिरंगा जो है वो हमारे देश की पहचान शान है और यही हमें कलेक्टिव सेंस देती है। ठीक है, तो वही सेम थी चीज मैंने कल भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि बातें हिस्ट्री की जो होती है वो सेम होती है, सिर्फ जगह स्थान ये जो कुछ चीजें हैं वो चेंजेस होते हैं, मगर अगर आप देखोगे एक सीरीज की तो दीज ऑल आर सेम। ओके, तो यहाँ पे न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली, अभी नेशनल असेंबली क्या थी? तो अगर हम थोड़ा प्रीवियस जाकर देखते हैं तो हम देखेंगे कि फ्रांस में जो सिस्टम था वो स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज लोगों को रखा जाता था। उसके वर्क के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर भी लोगों के अंदर क्लासिफिकेशन किए गए थे और बहुत सारे इसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के लोगों के बीच में बहुत अंतर होता था और आप बोलो डिस्क्रिमिनेशन भी थे। लेकिन यहाँ पर जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, लोगों को एक सेम देश के सिटीजन होने का एहसास दिलाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर नेशनल असेंबली का इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी था और इसमें वैसे लोग सम्मिलित थे, वैसे लोग इसको ज्वाइन किए हुए थे और वोट देकर इसमें आए थे जो लोग थोड़े पढ़े लिखे और शिक्षित थे हर वर्ग से, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट स्टेट। ये जो नेशनल असेंबली, इसमें सभी स्टेट्स के लोग जो हैं वो सम्मिलित रूप से शिक्षित लोगों का एक समूह बनाया गया था, नेशनल असेंबली। ठीक है, जो कि कुछ नियम कानून बना सकते थे। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या रिपब्लिक कंट्री को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो थोड़े पढ़े लिखे, समझदार हो और जिनको थोड़ी बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम बोले तो, जिसको की नॉलेज हो लॉ की, और वो अपने देश के नागरिकों के लिए क्या उनके वेलफेयर के लिए, क्या उनके लिए अच्छी बातें हैं, तो उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सके लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड थिंग देखते हैं, न्यू हिम्स वेयर कंपोज, ओथ्स वेयर टेकन। तो यहाँ पे हिम्स का मतलब मंत्र होता है, मगर हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मंत्र, लेकिन यहाँ बातें होती है कि कुछ वैसे ओथ्स को टेक किया गया, जैसे देश के लिए अगर हम अपने भारत की बात, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु बनाएंगे, तो ये सब क्या हमारा ओथ्स है। जो भी अगर हम किसी पद को ज्वाइन करते हैं, किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, तो अपने देश की संप्रभुता को बनाने के लिए, अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, गौरव के लिए हम अपने जान प्राण को निछावर करने की कसमें खाते हैं। तो वैसे कुछ ओथ्स हम देखते हैं कि
यहाँ फ्रांस में भी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हम इसे अपने देश का ओथ मानेंगे और इस प्रतिज्ञा को लेते हुए हम अपने देश के लिए वर्क करेंगे। और साथ ही साथ कुछ एनर्जेटिक हिम्स बनाए गए, जैसे कि हम आगे हम देखेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेटअप। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाया गया। इससे पहले तक कौन सा सिस्टम था फ्रेंच में? तो मोनार्की सिस्टम थी। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेसी में सेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज यानी कि सभी तरीके से सभी लोगों पर, ठीक है, एक केंद्र के रूप में शासन किया जा सके और उसके समझा जा सके, लोगों के फीलिंग्स को, लोगों की भावनाओं को, लोगों के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको समझते हुए उनके वेलफेयर के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है जब हम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप करें, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया गया। फिर हम देखते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड। अब इंटरनल कस्टम और ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि ये जो फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, और अलग अलग तरीके से लोगों से टैक्सेस वसूले जाते थे। और जो फर्स्ट क्लास से बिलोंग करते थे वो अपने से नीचे लोगों को दबाते थे और उन पर अलग अलग टाइप के टैक्सेस को इम्पोज करते थे, और जो उनके लिए चुकाना बहुत मुश्किल होता था, वो कर्ज में दबे चले जाते थे। उनको इंटरेस्ट जो पर लगता था वो चुकाने में नाकामयाब हुआ करते थे। तो इसलिए सबसे पहले इस डेमोक्रेसी के अंदर इस रिपब्लिकन फीलिंग को डेवलप करने के लिए, इस नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या चेंजेस लाया गया? तो चेंजेस ये लाया गया कि जितने भी कस्टम ड्यूटीज होते थे एक देश के अंदर, एक इंटरनल टेरिटरीज के अंदर में जो कस्टम ड्यूटीज होती थी उनको अबॉलिश कर दिया गया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ पिछले जो भी कर्ज थे लोगों के, वो सारे कर्जों को, सारे टैक्सेस को माफ कर दिया गया और एक नए सिरे से, एक नए सोच के साथ में देश को आगे बढ़ने के लिए स्टेप लिया गया। फिर हम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, और सारे वेट और मेजर्स के लिए एक रूपता लाई गई कि सब तरीके से हर लोग, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी वर्ग से हो, बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर को फॉलो किया जाएगा। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट है, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच प्रमोटेड। अब वो किसी भी राष्ट्र के लिए या राष्ट्रीय विचारधारा को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, लैंग्वेज को अगर हम प्रॉपर नहीं बनाएंगे, तब तक हम किसी भी देश में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट जो कदम उठाया गया वो ये था कि रीजनल डायलेक्ट जो थे, रीजनल लैंग्वेजेस जो थे, उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, ठीक है, और डिस्करेज किया गया। और साथ ही साथ फ्रेंच को ही प्रमोट किया गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने देश की, भारत की बात करें, तो भारत में कई ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस है, लेकिन फिर भी हम अगर एक नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान के वासी, हम भारत के वासी, हम एक सिंगल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, दैट इज हिंदी। और अगर हम अलग अलग रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करें तो शायद कि राष्ट्रीयता की भावना को डेवलप करना लोगों के बीच में काफी मुश्किल होगी। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और बाकी सारे लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया। आप बोल सकते हो बट इट विल नॉट बी आवर नेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे स्टेप्स उठाए जाते हैं आपके नेशनल सेंस को या कलेक्टिव आइडेंटिटी को देने के लिए लोगों के बीच में। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेपोलियनिक कोड क्या था और साथ ही साथ ये नेपोलियन कैसे आता है फ्रांस में और उसके द्वारा क्या चेंजेस किया जाता है और कैसे वो इस नेशनलिज्म को कैरी आउट करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की